अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पर्सपेक्टिव। मैं हूं इर्तिज़ा काज़मी। आजकल हर तरफ इन्वेस्टमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का दौरा है। कुछ अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए फाइनली अब आना शुरू हो गई हैं। हमें अब लोन की एक किस्त मिलती है तो हम उसको अच्छी खबर बोलते हैं। जो हमारे हालात हो गए, बाहर के $1.1 बिलियन IMF से हमारे पास आ गए थे। पेट्रोल की प्राइसेस कल थोड़ी सी कम हुई है। पेट्रोल को ₹5.5 और डीज़ल को ₹8.5 कम हुआ है। FBR में कुछ और जगहों पे कुछ चेंजेस हो रही हैं, कुछ लेजिस्लेशन हो रही है पार्लियामेंट में। तो कुछ हालात नज़र आ रहे हैं कि जो बेहतरी की तरफ एक डायरेक्शन सेट हो रही है। आज की इस ब्रीफ सी गुफ्तगू जो मैं आपके साथ करना चाहता था, उसमें जो बात हम डिस्कस करेंगे वो एक पहलू ये है कि जब हम इन्वेस्टमेंट मुल्क में आने की बात करते हैं कि दूसरे मुल्कों से या दूसरे इन्वेस्टर ग्रुप से बात हो रही है, तो क्या हम इस बार भी वही गलतियां करेंगे जैसे कि हमने पहले IPP सेटअप करने के अंदर की थी, या उन्हीं एक्सपीरियंसेस से सीख कर हम कोई ऐसी चीज़ें करेंगे कि जिसमें इस तरह की चीज़ें रिपीट ना हो। लेट्स टेक अ पर्सपेक्टिव। अगर हमारे पड़ोसी मुल्क में, इंडिया में, आप लोगों को याद है और देखा होगा आपने, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कोई जापानीज़ यूरोपियन कंपनी है वटेवर, वो अपने नाम से उसका ब्रांड आगे नहीं होता। पाकिस्तान में इसका उल्टा है। ये मैं सिर्फ पर्सपेक्टिव के लिए बोल रहा हूँ, बट इसके पीछे पूरी एक पॉलिसी है और कहानी है जो कि अब जाके इंडिया में चेंज हो गया है। लेकिन जब तक उन्होंने ये बेस बनाया तो वो वहाँ पे यही था। वहाँ पे खैर मारुति सुजुकी, हीरो होंडा एट्सेट्रा, तो दोज वर ग्रुप्स। हमारे यहाँ भी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन वो उल्टा है। पहले उस फॉरेन ब्रांड का नाम होता है और बाद में लोकल का होता है, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर वो ब्रांड लोकल जो है वो नहीं होता। इसकी वजह से और इसकी बेस के ऊपर द ओनरशिप मैं लीगल फॉर्म में या कंपनी ओनरशिप की बात नहीं कर रहा। द ओनरशिप ऑफ द country and the people and the state on that brand or whatever in the policy जिसके हिसाब से वो किया जा रहा था, वो किया गया, जिसके नतीजे में आज वो जिस लेवल के ऊपर है वो हम सबको पता है। ये इससे हम क्या सीख सकते हैं, वो ये कि हमें हर चीज़ के अंदर डेस्परेट होके सब कुछ कौड़ियों के दाम आगे नहीं दे देना है, जो कि मुझे यकीन है कि वो नहीं होगा। कभी कभार ये एक काउंटर प्रोडक्टिव आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है। उसकी वजह ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ कि हम 500 अरब में स्टील मिल को बेच रहे हैं, लेकिन वो तो पता नहीं 50,000 अरब का एसेट हम कितने बेचे, लेकिन उससे आपको साल में 12-14 अरब का नुकसान भी तो होता है। अगर वो पिछले 10 साल में मिला है तो वो तो 100 अरब का हो जाता है। मैं ₹1 में भी बेच दूँ तो मैं आगे का नुकसान बचा लूँगा। दैट इज़ अनदर थीरियन विच मे बी करेक्ट, इट्स नॉट इनकरेक्ट। पॉइंट इज़ कमिंग बैक, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, हु शुड बी लुकिंग एट इट। फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, लोकल इन्वेस्टर्स हों, उन सबको बिठा के, जो कि ज़ाहिर स्टेक होल्डर्स हैं इसके लिए, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको बैठ के इस चीज़ का तयन करना है। कल किसी ने शेयर किया था कि कॉपर की प्राइसेस इंटरनेशनली जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ऑब्वियसली कॉपर अब सेमीकंडक्टर्स में इस्तेमाल होता है, और जब जिस तरह दुनिया अब इलेक्ट्रॉनिक्स के में आगे तरक्की कर रही है तो सेमीकंडक्टर्स की दुनिया भर में कमी देखी जा रही है। पाकिस्तान उसके अंदर बिकॉज ऑफ रेकोदेक एंड द कॉपर रिजर्व्स दैट वी हैव, जिसके ऊपर माइनिंग पे बहुत अच्छा काम हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट की जा रही है, उसमें काम किया जा सकता है। वो इस तरह कि सिर्फ कॉपर यहाँ से निकाल के बाहर ना भिजवा दी जाए, वहाँ पे प्रोसेस करके और जो भी उसके डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ में काम आ सकता है, इंक्लूडिंग मेकिंग सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल, वो बाहर की जगह पाकिस्तान के अंदर ही कर लिया जाए। सेम गोज़ फॉर गोल्ड। बजाय इसके कि गोल्ड जो कि पत्थर और उसके फॉर्म के अंदर होता है वो निकाल के बाहर रिफाइनिंग की जाए, पाकिस्तान के अंदर ही उसकी रिफाइनरी भी सेटअप की जाए, ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो, वगैरह वगैरह। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है इसके हिसाब से यही किया जा रहा है, गोल्ड के रिज़र्व्स के बारे में भी और कॉपर के बारे में भी। एक और मेरी नज़र से एक ख़बर गुज़री कि वो फ़लाना एक इदारे के बारे में बात किया कि उन्होंने इतने लाख एकड़ जो है ज़मीन वो बेच दी है और दे दी है एग्रीकल्चर के लिए एंड ऑल दैट। ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है और जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, उसमें भी
ये SIFC के अंडर में लीज़ की जा रही है एग्रीकल्चर लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ प्रॉब्ली 30 ईयर्स और सो। उसके अंदर जो भी कंपनीज़ हैं वो आके एग्रीकल्चर करेंगी और एग्रीकल्चर के अंदर जो मेथड्स वगैरह जो कि इंटरनेशनली लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है वो डिप्लॉय करेंगी फॉर 30 ईयर्स लीज़। 30 साल बाद या तो वो एक्सटेंड होगा फर्दर पीरियड के लिए या वो ज़मीन की लीज़ ख़त्म हो जाएगी और वो ज़मीन वापस हुकूमत के कंट्रोल के अंदर आ जाएगी। ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसको दूसरी तरह कलर दे के प्रेजेंट किया जाता है। लेट अस नॉट डू दैट। वन, तनकीद बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी चीज़ होती है जब तक कि वो एक मस्बत तरीके से की जाए और उसका फोकस ये हो कि आप बेहतरी की तरफ जाएं। तनकीद बराए तनकीद का कोई फ़ायदा नहीं होता और वो हमें और रिग्रेस कर देता है। सो कमिंग बैक, जो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, उसके लिए जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जा रही हैं, दे शुड बी इन लाइन विद रीजनल standards. I'm not even talking about international standards. International maybe, but at least regional standards. और हमारे बराबर की GDP और वसाइल के जो ममालिक हैं उन्होंने जो स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट की हैं उससे मुताबिकत रखते हुए वही पॉलिसीज़ की जाएं जिसमें एक विन विन सिचुएशन हो इन्वेस्टर और इन्वेस्टिंग कंट्री के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात उसमें ये है कि जो आगे आने वाली हुकूमत है, चाहे ये हुकूमत अगले 5 साल रहे या 3.5 साल रहे या 2 साल या जो भी है, आइडियली इट शुड कंप्लीट इट्स टर्म, तो जो अगली हुकूमत आएगी वो उन पॉलिसीज़ को उसी तरह आगे लेके चले। जजाए ये कि वो जाके दूसरे वही वाले काम शुरू कर दे जो पहले हुआ था, एहतसाब एंड ऑल दैट वगैरह। अगेन 2-3 दिन पहले एक नज़र से गुजरी एक न्यूज़ के शाहिद खाकान अब्बासी और एंग्रो वगैरह ये जो सब RLNG के अंदर नैब के केस के अंदर थे उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। ये मैं भी बड़े दिनों से बोल रहा था और भी लोग बहुत दफ़ा बोल चुके हैं। यही वो चीज़ है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि आप इस कदर एक आदमी को, माज़रत के साथ मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ज़लील कर देते हैं एक अच्छा काम करने के लिए और एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए, जो कि एक आदमी का डिसीजन नहीं होता, पूरे सिस्टम का होता है। उसके पीछे जिस ग्रुप ने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है कि अगला आने वाला अपने कानों को हाथ लगाता है कि भाई मैं आइंदा कोई डिसीजन ही नहीं लूँगा, जिस वजह से लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, नो डिसीजन एट द राइट टाइम व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड इज़ द रीज़न वाई पाकिस्तान इज़ वेयर इट इज़ टुडे। ये 2-3 चीज़ें सोचिएगा इस बारे में और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।